प्यारे बच्चों, पिछले क्लास हम लोगों ने फोर्स को पढ़ा था, फोर्स को समझा था कि फोर्स क्या होता है। आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास वीडियो को ख़त्म किया था। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग कहाँ पर थे। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे F इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे और ये हम लोगों ने बनाया था न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, F इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा टी से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को याद हो। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा उसे हम लोग कैसे दिखाएंगे? क्योंकि ये जो फॉर्म आप लोगों को दिख रहा है ये एक फोर्स का मैग्नीट्यूड फॉर्म है, मतलब उससे हम लोगों को पता चलेगा कि फोर्स का वैल्यू कितना है। लेकिन चूंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो इसलिए इसे हम लोगों को कुछ अलग तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म किस तरह का होगा? वेक्टर फॉर्म, तो उसे हम लोग लिखते हैं कि F फोर्स लिखेंगे और फिर उसके ऊपर इस तरीके से एक एरो देंगे। ये हुआ एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को अगर दिखाना होगा तो हम लोग उसके ऊपर एक एरो लिख देंगे, फिर इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन। अब चूंकि ये फोर्स एक वेक्टर फॉर्म हुआ LHS में, तो राइट साइड में भी हम लोगों को एक वेक्टर फॉर्म दिखाना पड़ेगा। अब मास और एक्सेलरेशन में इन दोनों में से वेक्टर कौन हो सकता है? तो सिंपल सा जवाब है कि फोर्स मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि एक मैग्नीट्यूड है। तो फिर क्या है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ये हुआ फोर्स का एक वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब यहां पर एक और खास बात आप लोग नोट कर लेना, वो ये कि डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ ए इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एफ। मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, या यूं कहें जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगाया है, तो जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं, अगर बॉडी या ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी वही है। थोड़ा इसे हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं इस तरीके से, F फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ? ये वाला। और ऑब्जेक्ट अगर इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फिर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी ये होगा। ठीक, तो फोर्स और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं कि हाँ, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन में एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग। इन तीनों का रिलेशन यूज करके एक ग्राफ तैयार करते हैं। तो मान लेते पहले ये वाला y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग x एक्सिस में एक्सेलरेशन को दिखाते हैं और यहाँ पर फोर्स को दिखाते हैं। ठीक है, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे फोर्स बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर मास को हम लोग कांस्टेंट रख लेते हैं। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स लगाने से जाहिर बात है इसका मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो कांस्टेंट रहने वाला। जो प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिकल हम लोग का व्यू है, उसके हिसाब से अगर हम लोग कहें तो यही होगा कि अगर इसके ऊपर फोर्स लगाया जाए तो फिर इसका मास कांस्टेंट रहने वाला है। तो फिर जाहिर, अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, मान लेते हैं कि पहले अगर फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था तो एक्सेलरेशन सपोज कर लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, मास अगर हम लोग मान लेते हैं 5 kg, इसका मास कांस्टेंट है। ठीक है, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से ma। अब अगर हम लोग इस फोर्स को 5 कर देते हैं, मतलब फोर्स को अगर हम लोग कम कर देते हैं, तो फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू, जाहिर बात है कि फोर्स अगर हम लोग कम करेंगे तो यहाँ पर देखो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स को हम लोग 5 लेते हैं, मास भी 5 है, तो फिर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा?
एक्सेलरेशन हो जाएगा 1, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया 1। और अगर हम लोग फोर्स को 20 ले लेते हैं 20, तो फिर इस फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करते हैं 20 इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन, तो फिर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4। तो फिर एक नया एक्सेलरेशन मिला 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग फोर्स की वैल्यू को, फोर्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे एक्सेलरेशन का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। तो अगर हम लोग इसके ऊपर एक ग्राफ देखते हैं कि अगर फोर्स 1 है तो एक्सेलरेशन 1 ऐसा मान लेते हैं, फोर्स 2 एक्सेलरेशन 2, फोर्स 3 एक्सेलरेशन 3। तो इस तरीके से हम लोगों को जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये हुआ एक ऐसा फोर्स और एक्सेलरेशन का ग्राफ जहां पर मास कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, और वो क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। कब? जब मास कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को एक रिजल्ट मिला फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में। अब बात करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स कांस्टेंट हो और मास और एक्सेलरेशन का ग्राफ तैयार करना हो, या मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन हम लोग देखना चाहते हैं, तो उस वक्त रिलेशन क्या होगा। तो चलिए उसे पहले देख लेते हैं। तो बात करते हैं कि अगर फॉर्मूले को हम लोग लिख लेते हैं पहले, कि फॉर्मूले में क्या था कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एफ कांस्टेंट है, एफ को हम लोग सेम रख देते हैं कि वो उसे चेंज नहीं करना है। दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, सपोज कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 5 kg। अब दोनों के ऊपर हम जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का वैल्यू है 10 न्यूटन। ठीक है, इसमें भी फोर्स का वैल्यू है 10 न्यूटन। तो यहाँ से अगर हम लोग गौर करते हैं कि फॉर्मूला होता है फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ 10 मास 2, तो एक एक्सेलरेशन निकलेगा, और इसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर लेने के बाद फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स को हम लोग पुट कर लेते हैं 10, मास को 5 और एक्सेलरेशन को a। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 5, और यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 2। तो फोर्स तो दोनों में हम लोगों ने सेम लगाया था, इक्वल फोर्स अप्लाई किया था हम लोगों ने। फिर यहाँ पर दो अलग अलग एक्सेलरेशन मिला। अब इन एक्सेलरेशन को दोनों ऑब्जेक्ट के अगर मास से कंपेयर करते हैं, तो जिसका मास हम लोगों को ज़्यादा दिख रहा है उसमें एक्सेलरेशन कम आया, और जिसमें मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन जो होगा वो इन्वर्सली हो जाएगा। ठीक है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स को कांस्टेंट रख दिया जाए तो उस वक्त मास और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन आएगा वो इन्वर्सली होगा। मतलब मास अगर बढ़ जाता है, मास बढ़ने का सेंस इसमें मत लेना कि कोई एक ही ऑब्जेक्ट का मास अपने आप ज़्यादा हो गया, नहीं, हम लोग दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग मास चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि हाँ किसी ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो रहा है, ये हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, तो इसलिए हम लोग दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास अलग अलग है, लेकिन दोनों के ऊपर हम लोगों ने इक्वल फोर्स अप्लाई किया। तो फिर एक्सेलरेशन का क्या रिजल्ट आया, तो हम लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन दोनों में डिफरेंट आया, जिसका मास ज़्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम है। तो अगर हम लोग इसका एक ग्राफ तैयार करना चाहें तो फिर क्या होगा, तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। ये मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं मास को, ये यहाँ पे मास लिख लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्सिस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स एक्सिस में हम लोग मास को दिखा रहे हैं। अब अगर इनके रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि मास और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, तो हम लोगों को मिल चुका है कि इन्वर्सली रिलेशन है। मतलब मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। तो इस लाइन में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर मास को हम लोग 0 लिखेंगे, यहाँ पर मास को 1, यहाँ पर मास को 2, यहाँ पर मास को 3, और यहाँ पर मास को 4, यहाँ पर 5, 6, 7, 8। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0, यहाँ पर एक्सेलरेशन 1, यहाँ पर एक्सेलरेशन को 2 ले लेते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन को 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ पर 6। ठीक है,
अब मास जब सबसे कम होगा, अब किसी ऑब्जेक्ट का मास जाहिर बात है जीरो तो नहीं हो सकता, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, तो हम लोग सबसे कम मास 1 से शुरू करते हैं। तो जब मास यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जब मास सबसे कम होगा उसमें एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। तो इस लाइन में जो ये लाइन हम लोग को दिख रहा है, ये वाला पूरे लाइन में सबसे कम मास हम लोगों को दिख रहा है 1 kg। जीरो तो नहीं लेंगे हम लोग, 1 kg। ठीक है, तो जब मास 1 kg होगा तो उस वक्त एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा, और इस लाइन में सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन क्या है, 6। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट को ले लेते हैं 6। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात, अगर जैसे मास बढ़ जाएगा 2 kg तो एक्सेलरेशन क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर यहाँ पर एक पॉइंट, ऐसे करते करते हम लोग को एक लाइन कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये लाइन हम लोग को ऐसे ऑब्जर्व होगा। यहाँ पर मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या हुआ, इनवर्सली। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा जब हम लोग मास को फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो उस वक्त मास और एक्सेलरेशन का ये ग्राफ हम लोग को देखने को मिलेगा। अब तीसरे कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो फिर उसका ग्राफ क्या बनेगा। तो चलिए उस ग्राफ को देखते हैं। पहले फॉर्मूले को फिर से लिख लेते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रख दिया जाए, मतलब इससे मुराद क्या है कि दो ऑब्जेक्ट हम लोग फिर से ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, और दूसरा ऑब्जेक्ट है ये। दोनों में हम लोग अगर मास को एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना है तो यहाँ पर मान लेते हैं ये बॉडी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका भी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं कि अगर मास को हम लोग यहाँ पे 2 kg लेते हैं और यहाँ पर मास को 5 kg लेते हैं, तो फिर दोनों में फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, तो फोर्स यहाँ पर आएगा 4 न्यूटन, और यहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो आएगा 10 न्यूटन। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अब यहाँ पर जो फोर्स का डिफरेंट वैल्यू आया वो किसकी वजह से आया, एक्सेलरेशन तो दोनों में सेम है, तो मतलब मास की वजह से चेंज हुआ। दो अलग अलग मास की वजह से हम लोगों को दो अलग अलग एक्सेलरेशन देखने को मिला। ठीक है, अगर हम लोग मास कम लेते हैं तो फोर्स हम लोगों को, सॉरी, दो अलग अलग एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, दो अलग अलग मास की वजह से दो अलग अलग फोर्स हम लोगों को देखने को मिला। अगर हम लोग मास अलग अलग लेते हैं तो फिर हम लोगों को फोर्स का वैल्यू भी अलग अलग मिल रहा है। तो और जिसमें मास कम है उसमें फोर्स कम दिखा, और जिसमें मास ज़्यादा है उसमें फोर्स ज़्यादा दिखा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो फिर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास का। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम लोग ग्राफ देख लेते हैं एक, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं एक। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मास को, ये मास है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन ले लेते हैं। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर मास को 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3, मास को 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह एक्सेलरेशन को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम लोगों ने ये देखा है कि जैसे जैसे फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वैसे, सॉरी, मास का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे फोर्स एक्सेलरेशन भी बढ़ता है, फोर्स भी बढ़ रहा है। सॉरी, यहाँ पे तो फोर्स लेना था ना हम लोग को, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर मास 1 लेंगे तो फोर्स 1, मास 2 तो फोर्स 2। तो इस तरीके से हम लोगों को एक लाइन कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसा। ठीक, तो ये किसका लाइन हुआ, फोर्स और मास के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एरो नहीं देना है हम लोगों को, तो ये एरो आ चुका है अलग से, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कुछ इस तरीके का लाइन बनाना हम लोग को, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने 3 किस्म के ग्राफ को देखा। पहले में हम लोगों ने, किसी में हम लोगों ने फोर्स को कांस्टेंट रखा, किसी में हम लोगों ने मास को कांस्टेंट रखा, और कहीं पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखा। उसके बेस पे हम लोगों ने 3 अलग अलग ग्राफ तैयार किया। आई होप कि ये तीनों कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया हो। ओके, पिछले क्लास हम लोगों ने ये भी देखा था कि मोमेंटम क्या होता है। थोड़ी सी बातें हम लोग मोमेंटम के ऊपर कर लेते हैं। फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हम लोगों ने देखा था। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
हम पहले इसी फॉर्मूले को देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, F इंटू डेल टी कर लेते हैं, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल पी, चेंज इन मोमेंटम। मतलब फोर्स इंटू टाइम, अगर हम लोग फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम लोगों को क्या मिलने वाला है, एक चेंज इन मोमेंटम मिलने वाला है। तो ये भी एक फॉर्मूले के तौर पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम में आपको फोर्स और टाइम का वैल्यू दिया गया है और मोमेंटम पूछा गया, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप मोमेंटम निकाल सकते हैं। या हम लोग मोमेंटम को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। कितना टाइम उस फोर्स, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी देर तक कितना फोर्स लगा, उन्हीं दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग चेंज इन मोमेंटम का नाम देंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, देखो इसके ऊपर हम लोगों को कंसेप्ट में तो बहुत कुछ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के टॉपिक में बहुत कुछ हम लोगों को समझना है और करना है, लेकिन फिलहाल अभी तक हम लोग क्लास 10 में हम लोगों को जस्ट न्यूटन्स के थर्ड लॉ को देखना है और उसके अलावा उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करना है, लेकिन वो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, फिलहाल हम लोगों को उतना नहीं करना है। न्यूटन्स के थर्ड लॉ के मुताबिक कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं, जैसे कि पिछले क्लास मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को जो हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और उसका मास है m, तो वो ब्लॉक एक सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाता है mg, तो उसके नतीजे में सरफेस भी ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्शन करोगे तो वो ऑब्जेक्ट भी रिटर्न में एक रिएक्शन करेगा, मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर इस फोर्स को हम लोग F1 का नाम दे देते हैं और इस फोर्स को अगर हम लोग F2 का नाम देते हैं, तो यहाँ पर न्यूटन्स के लॉ में कहा गया है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर हम लोग इक्वल वर्ड को गौर करते हैं तो उससे हम लोगों को समझ में आता है कि F1 और F2 का वैल्यू सेम होगा, लेकिन जहाँ तक हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं तो F1 और F2 का डायरेक्शन दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ऑपोजिट है। तो अगर हम लोग डायरेक्शन को लेंगे तो फिर F1 को हम लोग को वेक्टर फॉर्म में दिखाना पड़ेगा हम लोगों को, और उसे कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। माइनस साइन इसलिए दिया गया है क्योंकि F2 और F1 का डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। जहाँ तक बात मैग्नीट्यूड के बारे में है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, जहाँ तक बात डायरेक्शन के बारे में दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक साथ दिखाना है तो फिर हम लोगों को ये फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, और यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न में आपके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगाता है सेम मैग्नीट्यूड का। अगर आपने 2 लगाया तो वो भी आपके ऊपर 2 लगाएगा, आपने 4 लगाया वो भी आपके ऊपर 4 लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। देखो इस शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, जो फोर्स का एक डेफिनेशन भी बन गया था कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है। तो फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ मोशन, रेस्ट, डायरेक्शन के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का क्या शेप चेंज होता है, क्या साइज चेंज होता है, इसके ऊपर हम लोगों ने अभी तक कोई बहस नहीं किया, कोई चर्चा नहीं किया। यहाँ पर भी हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में भी वही कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले इन दोनों के मतलब को समझ लेते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है। ट्रांसलेशनल मोशन को हम लोग एज अ लीनियर मोशन भी कह सकते हैं और रोटेशनल मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह के मोशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, जिसे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। दोनों में ट्रांसलेशनल और लीनियर में भी फ़र्क है, रोटेशनल और सर्कुलर में भी फ़र्क है, लेकिन इन दोनों फ़र्क के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। सिर्फ आप लोग इतना समझ के रखो कि दोनों एक ही है लेकिन एक नहीं है, ये क्लियर रखना। लेकिन अभी फ़िलहाल जितना हम लोगों को सिलेबस में है और जो कुछ समझना है उसके लिए इसे हम लोग इक्वल समझ के चलते हैं अभी। अब बात यहाँ पर इस शुरुआत कहानी के हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं कि ये लीनियर और सर्कुलर मोशन या ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, क्योंकि फोर्स के बिना हम लोग किसी तरह का मोशन क्रिएट नहीं कर सकते। बिना फोर्स का अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और फोर्स लगाए बिना हम चाहें कि उसे हम लोग मोशन में ला दें तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो फिर हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग कुछ इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट अगर हम लोगों को ये देखने को मिले कि ये ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर गया विथ वेलोसिटी v, मान लेते हैं अगर मूव कर गया, तो फिर इसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन, दोनों में से हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। ये मोशन किसकी वजह से हुआ, फोर्स की वजह से। तो फोर्स क्या कर सकता है, एक बॉडी को लीनियर मोशन में ला सकता है। ये हम लोग काफ़ी लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने समझा, आज भी इसके ऊपर काफ़ी बहस हो चुका है। तो ये काम फोर्स का होता है। सवाल ये है कि रोटेशनल मोशन कौन करता है, जाहिर बात है फोर्स ही करेगा। तो अब यहाँ पर जहन में एक सवाल उठता है कि फोर्स कब लीनियर मोशन करेगा और कब रोटेशनल मोशन करेगा। जाहिर बात है जब फोर्स ही दो काम कर रहा है, एक लीनियर मोशन भी कर रहा है और एक रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, तो ये कब होगा, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि कब एक फोर्स बॉडी में लीनियर मोशन क्रिएट करता है और कब एक फोर्स बॉडी के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक दूसरा डायग्राम हम लोग ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है या कुछ रॉड ले लेते हैं, ठीक है। और इसके एक एंड को यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इसे फिक्स कर देते हैं किसी पॉइंट से, या किसी जरिए से, किसी तरीके से इस पॉइंट को हम लोगों ने फिक्स कर दिया, ठीक है, कि अब ये पॉइंट मूव नहीं करेगा, बिल्कुल बांध दिया गया है, ठीक। अब अगर हम लोग इसके किसी भी दूसरे हिस्से पर ऐसे फोर्स लगाते हैं, इस तरीके से अगर फोर्स लगाते हैं, तो फिर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से घूम जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये घूम के यहाँ चला आया, लेकिन उसने उसका ये जो एंड ना, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट हिस्सा, ये पॉइंट, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि हम लोगों ने इसे फिक्स कर रखा है। तो अब यहाँ पर बात ये हुआ कि रोटेशनल मोशन फोर्स क्रिएट कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स लगाया था। अगर हम लोग फोर्स नहीं लगाते तो फिर ये ऑब्जेक्ट घूमता नहीं, रोटेट नहीं करता, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि रोटेशनल मोशन करने के लिए एक एंड को फिक्स रखना पड़ेगा, या यूं कहें कि ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस या किसी एक पॉइंट के अबाउट जब घूम जाता है फोर्स लगाने से, तो उसे हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। लेकिन अभी तक बात क्लियर नहीं है कि फोर्स से रोटेशनल मोशन क्रिएट क्या करने के लिए हम लोगों को एक एंड को या एक पॉइंट को फिक्स करना ज़रूरी है, या बिना फिक्स किए भी हो सकता है। इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, एक ब्लॉक हम लोग लेते हैं, ये, ठीक। अगर इस ब्लॉक का ये सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास हम लोग जानते हैं शायद कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहाँ पर उसका इंटायर मास स्टोर रहता है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक ऐसा पॉइंट है इस ब्लॉक का, इस रेक्टेंगल का, जहाँ पर इसका पूरा मास स्टोर है। अब अगर हम लोग एक फोर्स कुछ इस तरीके से लगा दें, कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि, सॉरी, ऐसे, कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास की तरफ है, तो फिर ये फोर्स बॉडी में क्या करेगा। दूसरा देखो, अगर यही फोर्स हम लोग कुछ इस तरीके से लगाते, ऐसे, तो फिर ये फोर्स बॉडी में क्या करता, उसे समझ लो। तो यहाँ पर दो फोर्स हम लोगों ने लिया, F2 और F1। F1 का डायरेक्शन क्या है, सेंटर ऑफ मास, ठीक। लेकिन F2 का जो डायरेक्शन है वो सेंटर ऑफ मास नहीं, बल्कि सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस है d। तो F1, अगर सिर्फ इस ब्लॉक पर F1 फोर्स लगता, तो फिर इस F1 फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन क्रिएट होता। अगर इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ F2 फोर्स लगता, तो इस F2 फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन क्रिएट होता।
तो मतलब रोटेशनल मोशन के लिए क्या ज़रूरी हो गया, रोटेशनल मोशन के लिए ज़रूरी हो गया कि फोर्स तो लगना ही है, और साथ ही साथ वो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट वो ब्लॉक या बॉडी घूमेगा उससे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर जिस पॉइंट के अबाउट ये रॉड घूम रहा था, यहाँ पे फोर्स हम लोगों ने कुछ डिस्टेंस पे लगाया। अगर इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स हम लोग कुछ इस तरीके से देते, ऐसे कि ये एंड को हम लोगों ने फिक्स कर रखा है, ये वाले पॉइंट को हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, और फिर एक फोर्स यहाँ पे लगाते अगर हम लोग, तो कभी कभी भी इसमें रोटेशनल मोशन क्रिएट नहीं होता, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दो बात आप लोगों को बताया। एक डायग्राम पे मैंने दिखाया कि अगर फोर्स और सेंटर ऑफ मास के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फिर फोर्स और सेंटर ऑफ मास के बीच अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो रोटेशनल मोशन होगा। और या अगर ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के अबाउट फिक्स कर दिया गया है और फिर अगर हम लोग कुछ फोर्स लगाते हैं जो उस पॉइंट फिक्स पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर लगे, तो फिर वो फोर्स बॉडी में रोटेशनल मोशन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर F1 रोटेशनल मोशन क्रिएट नहीं कर सकता है, लेकिन F2 बॉडी में एक रोटेशनल मोशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि F2 जो है वो फिक्स पॉइंट से एक खास डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये जो फोर्स हो रहा है इस फोर्स का नाम बदल दिया गया, क्योंकि अगर हम लोग दोनों को फोर्स कहें तो फिर हम लोगों को एक कंफ्यूजन होगा। अगर हम लोग ये कहें कि फोर्स लीनियर मोशन कर रहा है, फोर्स रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इसलिए वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है उसे हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ठीक, तो अब हम लोग को एक नया कंसेप्ट में हम लोग आ चुके हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। फोर्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स के डेफिनेशन को हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, उसके सकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर फोर्स, वो फोर्स जो बॉडी में रोटेशनल मोशन क्रिएट करे, उसे एक खास नाम दे दिया गया कि भाई आप अब सिर्फ फोर्स नहीं हो, आपका नाम रख दिया गया है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क उस फोर्स का नाम दिया गया है जो फोर्स ऑब्जेक्ट में, जो फोर्स बॉडी में रोटेशनल मोशन क्रिएट करेगा, टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, टर्निंग इफेक्ट बना देगा, बॉडी में टर्निंग इफेक्ट लाएगा, उस फोर्स को मोमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे। तो यही उसका डेफिनेशन हुआ, द फोर्स विच क्रिएट्स मोमेंट रोटेशनल मोशन और टर्निंग इफेक्ट, दैट्स कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। आई होप कि टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स आप लोगों को समझ में आया हो कि टॉर्क किसे कहते हैं और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। हाँ, तो अब फिर से हम लोग इसी कहानी को लेते हैं। हम लोग ये एक ब्लॉक है, कुछ भी ले लेते हैं, एक रॉड है या कुछ भी। अब इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाना चाह रहे हैं, तो देखो इसके किसी एंड को, किसी पॉइंट को हम लोगों ने फिक्स नहीं किया, इसे जस्ट छोड़ दिया मैंने। अब बच्चों अगर आप ध्यान से सोचो या प्रैक्टिकली घर में करो, आपके पास कोई भी इस तरह का शेप का कुछ स्ट्रक्चर, कोई बॉडी होगा, आप अगर अपने मोबाइल को भी यूज़ करो तो मोबाइल के अगर बीचों बीच सेंटर से आप एक फोर्स लगाओगे तो फिर आपको मोबाइल में एक लीनियर मोशन दिखेगा। ठीक, तो ये फोर्स क्या करेगा, लीनियर मोशन क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप उस मोबाइल के किसी भी एंड पे या किसी भी सेंटर से हट के कहीं पे फोर्स लगाओगे तो इसकी वजह से बॉडी में क्या होगा, एक रोटेशनल मोशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये फोर्स, क्योंकि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसे जो खींचता है अपने सेंटर की तरफ, तो उसके सेंटर ऑफ मास को खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो मतलब ये पॉइंट जो है एक फोर्स के अंडर आया हुआ है, इस पॉइंट को पकड़ा जा चुका है, इस पॉइंट को कोई पकड़ कर है, हम लोगों को फील नहीं हो रहा या दिख नहीं रहा, लेकिन ये पॉइंट अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स कैच हो चुका है, पकड़ा जा चुका है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होगा कि यहाँ से एक लीनियर मोशन क्रिएट होगा और ये ब्लॉक स्ट्रेट चला जाएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये पॉइंट तो फिक्स है, ये फोर्स क्या करेगा, इस पॉइंट, इस ब्लॉक को ऐसे घुमा देगा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम लोग इसे इस तरीके से यहाँ से फोर्स लगाएंगे F3, F1 और F2, अगर F3 लगाते हैं तो F3 इस ब्लॉक को क्लॉकवाइज घुमा देगा। ठीक, तो रोटेशनल मोशन करने के लिए क्या
कंसेप्ट हम लोगों के सामने आया कि फोर्स लगाना है और वो फोर्स सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के अबाउट वो बॉडी घूमने वाला है उससे कुछ डिस्टेंस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, एक मिनट, कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ फोर्स लगाते हैं ऐसे एक ब्लॉक में, अगर ये एंड अगर फिक्स है और फोर्स इस एंड से कुछ डिस्टेंस पे लग रहा है तो फिर इसमें क्या होगा, रोटेशनल मोशन क्रिएट होगा। तो टॉर्क के लिए एक सिंबल हो यूज करते हैं हम लोग टॉ, और ये टॉ किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं। तो ये हुआ एक टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग और भी बहस करने वाले हैं, लेकिन ये हम लोग ये चर्चा मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।